सो हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर सेकंड। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी अबाउट एक्चुअल एटॉमिक मास। ठीक है, एक्चुअल एटॉमिक मास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और एक्चुअल एटॉमिक मास के बारे में हमने देखा था। हमने दो क्वेश्चंस किए थे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हमने निकाला था एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, वो हमने सॉल्व किया था इस फॉर्मूले से कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स इंटू ये हो जाएगा आपका मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सॉल्व किया था हमने इसको और इसकी वैल्यू पुट की थी 16 ग्राम्स में आएगा। सॉल्व किया था तो आया था 26.72 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ऐसे हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, उसका भी वैल्यू कुछ निकाला था। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है। अच्छा, एक चीज और आप याद रखोगे, नोट करके मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि एक्चुअल एटॉमिक मास जो आम होता है इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के लिए ये हमेशा आम की जो वैल्यू होती है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो जैसे हम किसी के लिए निकाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मान लो और भी अगर निकालने आपसे बोला जाए कि आर्म ऑफ सोडियम निकाल दो। ठीक है, आर्म ऑफ सोडियम, तो ये कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं वही 1.67, जस्ट एक रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, -24। ठीक है, -24 इंटू मास नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का मास नंबर कितना होता है 23। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे 1.67 10 का -24 इंटू यहाँ 23 पुट कर देंगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा आपका ग्राम्स में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। ओके, ऐसे आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि चलो नेक्स्ट पेज आ जाओ, एक और एग्जांपल, सॉरी, एक और एग्जांपल लेते हैं, आर्म ऑफ जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर मैं बोलूं कि वो 16 इसका मास नंबर है। ठीक है, ये क्या है मास नंबर, तो यहाँ नहीं लिखते हैं, नीचे लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करना अगर तो उसको कैसे करोगे, तो फिर से वही चीज 1.67 10 टू पावर -24 इंटू मास नंबर। मास नंबर आप डायरेक्ट पुट कर दो, यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 16। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एक चीज और आप समझ के रखेंगे, नई चीज है, जैसे यहाँ पर देखो, तो लास्ट जो क्लास हम लोग पढ़े थे तो यहाँ तक पढ़े थे। अब देखो इतना जो वैल्यू है 1.67, जो इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको अगर मैं एक शॉर्टकट यूज कर लूंगा, तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है, चलो इसको एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इसकी सिंबल स्मॉल यू होती है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। ठीक है, इसको आप नीचे लिख सकते हो कि 1 AMU इज इक्वल टू एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट ब्रैकेट में लिख लेंगे, इट इज एन यूनिट, it is a unit, sorry, it is a unit used to simplify the calculations, simplify the calculations। क्योंकि देखो ये बड़ा सा वैल्यू आ रहा है ना, ये जो हम लोग सॉल्व किए थे, देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हो, ये वाला जो वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हो गई, या फिर ये जो वैल्यू हो गई, ये काफी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो इतनी बड़ी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक सिंपल सा यूनिट लेते हैं, जिसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं लिख रहा हूँ, इट इज अ यूनिट यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ ग्राम्स। ठीक है, ग्राम्स की कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको डिवाइस किया है, AMU का यूज करते हैं। ठीक, इसका सिंबल क्या होता है, U, शॉर्ट में लिखते हैं U। ठीक है, AMU को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, U। ओके, अच्छा, अब एक चीज जैसे कि आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने इतने सारे आम निकाले हैं। ठीक है,
अब एक एग्जांपल के तौर पर मैं बस जैसे लिखूं कि अगर मैं बोलूं जो ऊपर एग्जांपल है इसी को अगर यहाँ लिखा जाए कि आर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए जो आर्म ने आपकी वैल्यू आपने निकाली थी अभी अभी जस्ट कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 16 ग्राम। अब एक काम करो 16 को आगे लिख लो और इसको इस तरफ लिख लो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब जो इतना बड़ा वैल्यू है इसको हम अगर हाईलाइट कर दें, जैसे मैं बोलूँ कि अगर ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है ये वाली, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ से रिप्लेस कर दो, ठीक, इसके बदले ये जो ग्राम्स को भी ले लो, हाँ, तो इतनी जो बड़ी वैल्यू आ गई आपके पास, अगर आप इसको यहाँ से रिप्लेस करोगे तो ये क्या आएगा, वन, ये देखो 16 तो आएगा, बट ये जो पूरा का पूरा चीज है, ये वाला पूरा पार्ट है 1.67 10⁻⁻24, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है 1 AMU के बराबर, ये किसके इक्विवेलेंट है 1 AMU के बराबर, तो ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो इनटू 1 AMU। इतने बड़े चीज के बदले, तो इतने बड़े टर्म्स के बदले आपने यूज कर लिया 1 AMU, ठीक है, तो इसको अगर बिल्कुल सॉल्व करोगे तो क्या लिख लोगे 16 AMU। तो इस तरह से आप एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम जैसे ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, कितना आया 16 AMU, ठीक है। अच्छा, इसी मेथड से मैं किसी का भी, जैसे आपने जो भी अभी एग्जांपल सॉल्व किए हैं पिछले क्लास में भी आपने सॉल्व किया था, ठीक है, जैसे आपने आज सोडियम का सॉल्व किया है ना, तो सोडियम का भी आप सॉल्व कर सकते हो इसी मेथड से, ठीक है। जैसे देखो पिछले पेज पे चला जाए, यहाँ पिछले पेज पे आपने देखा 1.67 है। अब जो इतना जो वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, इसको हाईलाइट कर लो 1.67 इसके बदले क्या लिख दोगे आप, इसके बदले आप लिख दोगे 1 AM, इसके बदले आप लिख दोगे 1 AM, और ये 23 एज इट इज आ जाएगा, सॉरी। तो इस तरह से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में कितनी आ जाएगी, यहाँ से 23 आया और यहाँ से 1 AMU आया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 23 इंटू 1 AMU, ठीक है, मतलब ये किसके बराबर आ गया 23 AMU के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मास नंबर है उसी के सामने बस आप AMU फिट कर दो तो एक्चुअल एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पेज पे चलो एक बार वापस, ये देखो आपने देखा 16 AMU आ गया ऑक्सीजन का। सिमिलरली अगर मैं किसी का भी फाइंड करना चाहूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जैसे आओ, जैसे आप निकालना चाहो मान लो कार्बन के लिए, ठीक है, कार्बन के लिए चलो, फॉर कार्बन, तो एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो जो भी 1.67 10⁻⁻24 है इंटू कार्बन का कितना होता है मास 12, मास नंबर 12, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा वैल्यू ना लिखकर आप लिख सकते हो 1 AMU, ठीक है, इंटू 12, मतलब ये कितना आ जाएगा 12 AMU, ठीक है। तो आप किसी का भी निकाल सकते हो इस तरह से, ओके, इस तरह से आप किसी का भी AMU की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ से जैसे अगर मैं कुछ और भी चीज डिराइव करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो चेंज करते हैं कलर को, यहाँ से मैं लिखूंगा कि 1 AMU बराबर क्या होता है, तो देखो 1 AMU बराबर होता है 1/12 ऑफ मास, मास ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ठीक है, मान लो एक C12 एटम, सपोज ये कार्बन का एटम, ये कार्बन का एटम। अब इस कार्बन के एटम को आपने 12 हिस्सों में, 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, एक एक दो तीन चार पाँच छ 7 8 9 10 11 मैंने इसको 12 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया, लेट्स सपोज ऐसा कुछ करें। तो अब कोई एक पार्ट समझ लो, मान लो ये इस एटम को मैंने 12 पार्ट में डिवाइड किया, अब किसी एक पार्ट के ऊपर आप ध्यान दो, ठीक है, किसी भी एक पार्ट पर ध्यान, जैसे लेट्स सपोज आप किसी एक पार्ट को पकड़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इस वाले को पकड़ लो, ठीक है, इस वाले को पकड़ लिया मैंने, मान लो इतना पार्ट, ठीक, इतना पार्ट, ये जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है, ये है 1/12 पार्ट, इसका जो मास होगा वो कितना होगा, टोटल एटम का 1/12 होगा ऑफ मास, ठीक है, ऑफ कितना, किसका C12 एटम है ये, ऑफ C12 एटम,
ठीक है, तो इसी को आप क्या बोल रहे हो, देखो यही तो है, ये किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर। किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर है। मतलब ये जो चीज है दिस इज 1 AMU। मतलब अगर आप कार्बन का, मान लो ये कार्बन है, कार्बन एटम को अगर आप 12 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो उसका कोई भी एक पार्ट ले लो, कोई भी एक पार्ट, मान लो इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो कोई भी एक पार्ट लो, मान लो मैं इसकी बात कर लूँ, कोई भी ले लो, ये जो पार्ट है इसको आप बोल दोगे 1 AMU के बराबर। ठीक है, यही 1 AMU। तो इसको एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीका हो गया 1 AMU को रिप्रेजेंट करने का, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। एक तरीका ये हो। ठीक, अब इसको हम और भी एक तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे इस ऊपर में आपने सॉल्व किया भी है कि जैसे आप ऊपर वाले कैलकुलेशन को देखा जाए दोबारा से, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से उठाया जाए, अगर मैं इसको यहाँ से लाऊं, मैं लिख सकता हूँ कि आर्म ऑफ एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ C12, C12 मतलब कार्बन 12 आइसोटोप की बात हो रही है। ठीक है, ये किसके बराबर आया है, ये 12 AMU के बराबर आया है, 12 इंटू 1 AMU, मैं ऐसे लिखता हूँ। ओके, एक तरीका ये भी है, ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1 AMU निकाल सकते हैं। 1 AMU कितना बराबर आ रहा है, देखो 1 AMU 12 को नीचे ले जाओ, आर्म ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरफ करो, C12/12। ठीक है, तो यहाँ से भी आप 1 AMU की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। 1 AMU यहाँ से देखो ये आया। ठीक है, एक तो ये वाला आ गया, एक तरीका हुआ, ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया था 1 AMU। ओके, तो 1 AMU को आर्म ऑफ C12/12 ऐसे निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके निकालने के। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है, मतलब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम कार्बन का ही स्केल क्यों इस्तेमाल किए, C12 ही क्यों लिए, मतलब कार्बन ही क्यों लिए, मैंने हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया। तो आंसर इसका कि आप कोई भी स्केल ले सकते हैं, बट कार्बन का ही स्केल इसलिए प्रीफर किया गया, इसलिए इसको यूज किया जाता है कि कार्बन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और ये आराम से इजिली अवेलेबल होता है। मतलब कार्बन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है पूरी दुनिया में, और इसको प्राप्त करना बड़ा आसान है, इसको आप कहीं से भी, इसका सोर्स बहुत सारे हैं, तो आप कहीं से भी इसको ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा आपको आराम से। ठीक है, दूसरी बात है कि कार्बन का जब हम लोग स्केल यूज करते हैं तो बाकी एलिमेंट्स जो एटॉमिक मास आता है ना, वो इंटीजर में आता है। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 इस तरह से आता है। लेकिन बाकी अगर हम हाइड्रोजन का यूज करें या ऑक्सीजन का स्केल यूज करें तो उसमें हमको बाकी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास आ रहा था वो इंटीजर में नहीं आ रहा था, वो फ्रैक्शन में आ रहा था। ठीक है, हाइड्रोजन का लेते हैं तो फ्रैक्शन में पाते हैं। जैसे हम किसी का एटॉमिक हाइड्रोजन के हिसाब से निकालेंगे ना, तो किसी एटम का एटॉमिक मास मान लो 5.2 5.3 इस तरह से आएगा, परफेक्ट 5 के आसपास नहीं आएगा, इंटीजर परफेक्ट नहीं आता। लेकिन कार्बन का जब लेते हैं तो परफेक्ट इंटीजर टाइप का आ जाता है, ऑलमोस्ट इंटीजर आ जाता है, तो इसलिए हम कार्बन वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज्यादा इजी रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो इस दो पॉइंट को भी आप चाहो तो लिख सकते हो, चलो लिख लेते हैं। जैसे कि कार्बन का ही स्केल हम लोग क्यों यूज करते हैं, वाई इज, लिखते हैं इसको कि क्वेश्चन यहाँ से, वाई इज, वाई इज कार्बन स्केल preferred preferred for calculation of AMU, calculation of, for calculation of atomic mass, sorry, for calculation of atomic mass। और दूसरे किसी चीज का हम यूज क्यों नहीं करते, इसके दो आंसर हो जाएंगे, तो आंसर लिखते हैं इसके। तो फर्स्ट रीजन नंबर 1, बिकॉज बिकॉज कार्बन बहुत आराम से अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लिखोगे कार्बन इज इजिली, कार्बन इज, कार्बन इज इजिली अवेलेबल, कार्बन इज इजिली अवेलेबल, कार्बन क्या है, इजिली अवेलेबल है, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला। ठीक है, एंड इज मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट abundant element on earth।
क्योंकि हम लोग अर्थ पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अर्थ पर ही ढूंढेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, सेकेंड नंबर। तो कार्बन जो है बाकी कार्बन का जो स्केल है, जो बाकी एलिमेंट्स के हिसाब से अगर हम देखें, बाकी एलिमेंट्स के हिसाब से कार्बन का जो स्केल होता है वो बोल सकते हो कि काफी प्रेफरेबल इसलिए होता है क्योंकि कार्बन में हमको इंटीजर के फॉर्म में एटम्स के एटॉमिक मास मिल जाते हैं। तो लिखेंगे कि इसमें व्हेन वी यूज कार्बन, ऐसे लिखते हैं, व्हेन वी यूज कार्बन स्केल C12 या कार्बन स्केल, देन वी गेट the atomic mass of other elements in the form of integers। इस फॉर्म में मिलता है हमको, इंटीजर के रूप में मिलता है। इंटीजर तो 1 2 3 4 ऐसे पूरा मिलता है हमको, प्रॉपर 1 2 3 4 मिल जाता है, क्योंकि आराम से हम याद कर सकते हैं, which is easy to memorize, easy to which is easy या easier, which is easier to memorize। अब किसी का नंबर अगर 1 2 3 4 इस तरह से रहेगा तो आसानी से याद होगा, किसी का 5.75 है, 5.3 है, 2.3 है, 2.5 है, इस तरह से है, तो वो मुश्किल लग रहा है याद करना। बट अगर इंटीजर के फॉर्म में होगा तो ठीक है, इसलिए कार्बन को प्रीफर किया जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक बेसिक कारण हो गए कार्बन का स्केल रहते हैं। आम का बात हो गया, ठीक है, यहाँ पे होता है आम पूरी तरह से खत्म। अब यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है राम के बारे में। ठीक है, राम क्या है? तो राम है रिलेटिव एटॉमिक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हेडिंग डालते हैं राम के बारे में। ठीक है, इसको कॉपी करना तो कॉपी कर लीजिए। तो चलिए आओ नेक्स्ट पेज पे आओ, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास RAM। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले ये है क्या, इसको लिखा जाए कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मैं इसका थोड़ा डिफाइन करता हूँ ये एग्जैक्टली क्या है। तो राम इज द मास ऑफ राम इज द मास ऑफ वन एटम राम इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। वन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू या विद रेफरेंस टू भी बोल सकते हो, विद रेस्पेक्ट टू वन AMU। ठीक है, अच्छा 1 AMU को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/12 ऑफ, अभी पढ़ा हमने, ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ऐसे लिख सकते हैं। राम क्या है? राम एक्चुअल में कोई एक्चुअल मास नहीं है। राम जो है ना वो रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास क्या होता है? रिलेटिव मास का मतलब होता है कि हम किसी के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं, एग्जांपल लेते हैं सिंपल करने के लिए। जैसे मान लो ये है मिस्टर एक्स, इसका नाम है मिस्टर एक्स। ठीक है, अब देखो इसके साथ दो लोग हैं, तो इसी मिस्टर एक्स के साथ एक जन है। ठीक है, इसका नाम मिस्टर वाई है, इसका नाम मिस्टर वाई। ठीक है, एक और है मान लो, तो ये जो है इसका नाम मिस्टर जेड। ठीक है, अब सबका अगर हम मास निकालें तो सबका हमको मान लो मास पता है। ठीक है, जैसे मान लो इसका जो एक्स का वेट है या वेट पता है, हम बोलेंगे एक्स केजी। तो इसका मास या वेट मान लो यहाँ पर, यहाँ मास और वेट सेम मान के चल रहे हैं क्योंकि ये फिजिक्स में अलग अलग मानते हैं, केमिस्ट्री में हम सेम ही मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ पे हो रहा है तो सब लगभग सेम। ठीक है, या फिर अगर आप बोलो मास इसका एक्स केजी है, ठीक है, या वेट इसका एक्स केजी है। ठीक है, अगर इसकी बात करें सेकंड वाले की, तो ये इसका 2 गुना है, 2x केजी। ठीक, और इसका जो मास है वो 3x केजी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मिस्टर एक्स का जो मास है वो 40 केजी है मान लो, और उस 40 को मैं एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि मिस्टर वाई का मास इसका डबल है,
80 केजी है, और तीसरे वाले का इसका ट्रिपल है 120 केजी, ऐसा कुछ है। मतलब हम मिस्टर एक्स के रेफरेंस में बाकियों का मास कैलकुलेट कर रहे हैं। ये क्या है यार, ये हो जा रहा है कि इसके रिलेशन में, ये क्या है, रेफरेंस है एक तरह, रेफरेंस समझ रहे हो, इसके कंपैरिजन में बाकियों का क्या मास, मिस्टर एक्स को हम रेफरेंस के रूप में ट्रीट करें, यूज्ड एज रेफरेंस, ठीक है। इसको देख करके हम बाकी कंपेयर करें कि अगर ये x है और इसका मास 40 है तो इसका 80 हुआ तो कितना हुआ, 2 गुना है ना, ये 40 है, ये 80 है, डबल है ये, तो डबल मींस ये अगर ये x है तो x का ये कितना हो गया 2x, 2 गुना है, ठीक है। और ये 40 है तो 130 है, मतलब ये 3 गुना है। तो मैं यहाँ पर जो मास लिख रहा हूँ x 2x 3x, ये किसके कंपेरिजन में है, मतलब ये x को हम रेफरेंस मान लिए, उसके कंपेरिजन में ये 2x है, ये 3x है, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक्चुअल मास नहीं निकालता, एक्चुअल मास तो ये हो गया इसका, ये हो गया एक्चुअल मास, ये क्या हो गया एक्चुअल मास 40 केजी। बट हम लोग यहाँ एक्चुअल मास की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेफरेंस वाले मास की बात कर रहे हैं, माने x की बात कर रहे हैं, 2x की बात कर रहे हैं, 3x की बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल मास हुआ, जबकि ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया रिलेटिव मास, रिलेटिव मास है। जैसे मैं बोलूं कि मिस्टर जेड का एक्चुअल मास, मिस्टर जेड का एक्चुअल मास तो 120 केजी है ना, देखो, जबकि उसका रिलेटिव मास विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू मिस्टर एक्स कितना है, कितना है 3x, उसका जो रिलेटिव मास है वो है 3x, समझे। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, मतलब रिलेटिव मास या राम जो होता है वो खुद का मास, एक्चुअल एलिमेंट का मास नहीं होता, वो किसी और एलिमेंट के रेस्पेक्ट में से, यहाँ पर एएमयू के रेस्पेक्ट में किसी एक एलिमेंट का मास होता है, ठीक है। किसी एक एलिमेंट का मास हम एएमयू के रेस्पेक्ट में जब निकालते हैं, देखो हाँ लिखा भी है विद रेस्पेक्ट टू 1 एएमयू के रेस्पेक्ट में कितना मास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्राम, ठीक है। तो जैसे उसको कैलकुलेट करें, मतलब ये तो बस समझने के लिए था, अगर उसको कैलकुलेट करें, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वी कैन राइट कि जो राम होता है, हम इसकी वैल्यू को लिखें, तो राम इज इक्वल टू आर्म बाई 1/12, तो किसके रेस्पेक्ट में 1/12 या 1 एएमयू के रेस्पेक्ट में 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 बैरल, ठीक है, ठीक है। अब इसी को अगर तुम अगर थोड़ा इज्जत देके लिखोगे तो आर्म को अलग कर लो, ठीक है, और 1/12 को ऐसे लिख लो, 1/12 ऑफ एक ही बात है यार, मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। और 1/12 वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसके बदले आप ये भी लिख सकते हो ना 1 एएमयू, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है 1 एएमयू, ये तो है ना। इतना ना लेके आप डायरेक्ट इसी फॉर्म को ऐसे लिख सकते हो कि आर्म बाई 1 एएम, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और 1 एएमयू का वैल्यू आपको कुछ देर पहले मैंने याद कराया था, 1 एएमयू इज इक्वल टू कितना होता है 1.67 10 टू पावर -24 ग्राम्स होता है। तो आप यहाँ पुट कर दो इसको, आर्म बाई ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, तो राम इज इक्वल टू आर्म बाई 1.67 10 टू पावर -24 ग्राम, ठीक है। एक अलग अलग फॉर्मूले आ गए, सब कुछ आर्म के अलग अलग टाइप से, राम के अलग अलग टाइप से, ठीक है। अच्छा, अगर एक और टाइप निकाल दिया जाए, चलो एक और करते हैं, जैसे इसको मान लो हम बोले कि आर्म का वैल्यू क्या है, तो कल हम लोग पढ़े थे, मतलब पिछले क्लास में पढ़े थे कि आर्म की जो वैल्यू होती है 1.67, यहाँ लिखता हूँ मैं, आर्म इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 इंटू मास नंबर होता है, याद है, और ये ग्राम में निकाला जाता है, ठीक है। तो उसी को मैं इस पूरे आर्म को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इससे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पर 1.67 10 टू पावर -24 इंटू मास नंबर, ठीक है, और ये ग्राम में आता है, ग्राम आगे लिख लो पीछे लिख लो कोई बात नहीं, यहाँ लिख लिया मैंने ग्राम को। अच्छा, ऐसे ही नीचे अपने आपके पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ये क्या है, ये क्या है 1.67 10 टू -24, उसको एज इट इज यहाँ कॉपी करो, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, क्या कट रहा है यार, ये देखो यहाँ पर 1.67 10 टू -24 और ये पूरा का पूरा कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया,
ठीक है, पूरा कट गया। ओके, तो बचा क्या? तो बचा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मास नंबर है ना। तो राम की वैल्यू किसके बराबर आ गई? राम की वैल्यू बराबर आ गई मास नंबर। एक नया रिलेशन मिल गया, क्योंकि राम एक्चुअल में और कुछ नहीं बल्कि मास नंबर है। ठीक है, और देखो इसका यूनिट जो ग्राम था वो भी कट गया है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि राम हैज नो यूनिट। राम हैज नो यूनिट मतलब ये क्या है? यूनिट लेस है। इट इज यूनिट लेस और इट इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, तो जो भी रिलेशंस आपको यहाँ मिले एक बार सबको हाईलाइट कर लेते हैं। ऐसे देखिए, जैसे क्या मिला हमको, जैसे फर्स्ट हमको मिला है ये वाला, सेकंड वाला तो ये एक ही है, मैं इसको फर्स्ट बोलता हूँ। ऐसे ही सेकंड देखो ये, इसको मान लो ये हो गया नंबर 2। इसी तरह से अगर ए एम यू का हम वैल्यू पुट कर देंगे तो थर्ड वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको वही वाला रिलेशन या फॉर्मूला पुट करना है। ऐसे फोर्थ वाला देखो, तो कंसेप्चुअल चीजें, फोर्थ नंबर देखो, यहाँ पे राम इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, तो चार तरह से हम राम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो जब भी हम लोग जब किसी का मास नंबर बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि कार्बन का मास नंबर 12 है, तो मास नंबर एक्चुअली वो राम की वैल्यू। ठीक है, तो मास नंबर को ही हम लोग राम बोलते हैं। और एक चीज याद रखेंगे कि राम हैज नो यूनिट, इट इज यूनिटलेस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चला जाए। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं। एक चीज और याद रखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एएमयू स्केल पर क्या होगा, तो मैं एक मतलब एक रिलेशन लिख रहा हूँ। इस तरह से लिखता हूँ कि मास ऑफ वन एटम, mass of one atom of an element, mass of one atom of an element on AMU scale, AMU scale, mass of one atom of an element on AMU scale is equal to, या is called राम। ये तो पीछे पढ़ा हमने, ये देखो AMU स्केल पर जो एक एटम का मास होता है उसी को क्या बोलते हैं? राम बोलते हैं। जैसे कि अगर इसी को देखा जाए, एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख लोगे कि राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होता है 16। और अगर आप इसी को एएमयू स्केल पे लिख दो तो भी चलता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एएमयू स्केल के ऊपर, मतलब आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, दोनों। ठीक है, लिख सकते हैं कि राम कैन बी रिटन इन बोथ फॉर्म्स। दोनों फॉर्म में, एएमयू के फॉर्म में लिख सकते हैं या मास नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन बोथ फॉर्म्स। ठीक है, मतलब इन फॉर्म ऑफ मास नंबर भी लिख सकते हो, जैसे एटॉमिक मास नंबर जो हो गया ऑक्सीजन का 16 है, तो हम 16 यहाँ लिख दिए, यहाँ पर देखो मैंने 16 लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं एमयू के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो एमयू के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मास नंबर एंड इन फॉर्म ऑफ एमयू, दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ गए? ऐसे ही जैसे और भी कुछ एग्जांपल लें और भी क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक और मैं लिखूं, मास, या से लिखो राम ऑफ, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, राम ऑफ पोटेशियम। तो राम ऑफ पोटेशियम होता है 39। ठीक है, 39 भी लिख सकते हो आप इसको, या नाम ऑफ पोटेशियम को आप एमयू के सेंस में लिखोगे अगर, तो 39 एमयू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों फॉर्म सही है, वो तक करेक्ट। ओके, कैन बी रिटन। कैन बी रिटन। ऑलराइट, तो अब हमको समझ में आ गया कि मास को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो उसका एक्चुअल मास जिसको हम आम बोल रहे हैं, एक्चुअल एटॉमिक मास, और एक उसका मास नंबर जो राम है, जो रिलेटिव है किसी और के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो और एक चीज, जैसे कि एक और आप रिलेशन लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे भी हमने लिखा है कि यहाँ लिखता है कि आर्म इज इक्वल टू, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे,
ये 1.67 आज भी पढ़ा है, इंटू 10⁻⁻24 इंटू मास नंबर होता है ना, ये होता है, और बाहर में ग्राम का यूनिट लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि अच्छा मास नंबर जो है वो और कुछ नहीं बल्कि राम ही तो है। ये देखो मास नंबर और राम क्या है, सेम है ना। तो यहाँ पर आप मास नंबर के बदले, यहाँ पर मास नंबर के बदले क्या लिख सकते हो, मास नंबर के बदले आप लिख सकते हो राम। तो राम, समझ गए। ये इसको हटा देते हैं। तो आम की एक नई वैल्यू मुझे मिल गई, या ऐसे बोल सकते हो कि आम का एक नया फॉर्मूला मुझे मिल गया, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो बहुत सारे मिल, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा यहाँ पे ग्राम भी लिख देना, ग्राम में सॉरी, यहाँ पे ग्राम ऐड कर, राम जी, राम जी, ठीक है, राम और लास्ट में ग्राम है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए। जैसे देखो, जैसे मैं बोलूं कि कैलकुलेट दी आम एंड राम ऑफ पोटेशियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम भी लिख लो, चलो सब लिखते हैं। ऑफ, जैसे मैं फर्स्ट ले रहा हूँ सोडियम, सेकेंड पोटेशियम, थर्ड कैल्शियम, ठीक है, इनका सॉल्व करना है आपको। सो फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर को लिखेंगे सोडियम के लिए, ठीक है। तो पहले लिखा है आम और राम निकालना ना, तो आम ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू उसका जो मास नंबर होता है वो का तो 23 ग्राम्स, ये हो गया आम ऑफ सोडियम। ठीक है, ऐसे अगर हम बोले राम ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, तो राम ऑफ सोडियम जो है वो उसके मास नंबर के ही तो बराबर है ना। ये देखो मास नंबर के बराबर है ना, ये देखो राम क्या है, मास नंबर के बराबर है, तो मास नंबर सोडियम कितना होता है, 23 होता है, तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो मास नंबर तो 23 होता है, ठीक, 23 आ जाएगा इसका आंसर, इसमें कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही नंबर 2 के बारे में बात करें तो आर्म ऑफ पोटेशियम, तो क्या हो जाएगा 1.67 10⁻⁻24 इंटू पोटेशियम का 39 ले लो, ग्राम्स में आ जाएगा। ऐसे ही राम निकाल दो, राम ऑफ पोटेशियम कितना हो जाएगा, तो मास नंबर के बराबर है, इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ पोटेशियम कितना होता है, मास नंबर 39, खत्म। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर देखो कैल्शियम के लिए, तो आर्म ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻24 इंटू कैल्शियम का 40 ग्राम्स, ठीक है। ऐसे ही राम निकाल देंगे, राम ऑफ कैल्शियम क्या आ जाएगा, मास नंबर के बराबर मतलब 40। So in this way we can solve the value of arm and ram, ठीक है। तो यही था। अच्छा एक चीज आखिरी चीज समझ लेते हैं राम के बारे में और फिर ऑफ करते हैं। जैसे देखो, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे जैसे जब भी जैसे मैं राम की वैल्यू लिख रहा हूँ, राम इज इक्वल टू क्या था, आर्म ऑफ एनी एलिमेंट, जिस एलिमेंट की बात हो रही है उसका आर्म बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ रेफरेंस में हम लोग निकालते हैं, है ना, किसके रेफरेंस में निकालते हैं, कार्बन के रेफरेंस में निकालते हैं, C12 के 1/12 मास के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल वाला कहानी क्या है। हालांकि यहाँ पर आप इसके रेफरेंस में निकालते हैं, तो ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, और ये कार्बन स्केल है, तो आप लोग देख ही चुके ऑलरेडी, है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग कार्बन निकालते हैं, तो सफिशिएंट हो चुका है। वैसे आम और राम के बारे में सारी कहानी हो चुकी है, तो मैं समराइज कर देता हूँ एक बार। तो
इसे तो आपने ऑलरेडी लिख दिया है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है कोई नहीं। जैसे मैं समराइज कर रहा हूँ, जैसे एटॉमिक मास को अगर आप ऐसे लिखो कि एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन एटम है, ठीक है, मास ऑफ वन एटम है। अगर आप इसको क्लासिफाई कर रहे हो कि कैसे एटॉमिक मास को निकालेंगे, तो आप इसको एक्चुअल एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, या फिर आप इसको रिलेटिव एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप डिटेल्स में फिर से मैं बस याद दिला रहा हूँ कि आम जो था वो इसका क्या था, मास ऑफ वन एटम इन ग्राम्स था, है ना, मास ऑफ वन एटम ये ग्राम्स में था, इन ग्राम्स। जबकि ग्राम जो है ये क्या है, मास ऑफ वन एटम है, ये भी है मास ऑफ वन एटम। हम एएमयू के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं, वन एटम ऑन एएमयू स्केल, ऑन एएमयू स्केल। या फिर आप ये इसको रेफरेंस के रेस्पेक्ट में दे सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, C12 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप इसमें याद रखो कि आर्म की जो वैल्यू होती है, आखिरी वाली आप आखिरी चीज याद रखेंगे, आर्म इज ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड एलिमेंट। फिक्स्ड एलिमेंट के लिए आर्म का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि एक मान लो कोई एक एटम की पी एलिमेंट की बात करूं, इसमें कार्बन की बात करूं, तो कार्बन के लिए आर्म हमेशा फिक्स्ड होगा, ठीक है, कार्बन के लिए आर्म हमेशा फिक्स्ड होगा, उसका एक्चुअल एटॉमिक मास हमेशा फिक्स्ड है, ठीक। लेकिन हाँ, अगर हम एलिमेंट चेंज करेंगे तो मतलब एलिमेंट इज चेंज देन उसका आर्म आल्सो चेंज हो जाएगा, है ना। अगर एलिमेंट चेंज करेंगे, लिखेंगे भी लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, बट इफ एलिमेंट इज चेंज्ड, एलिमेंट इज चेंज्ड मतलब कार्बन के बदले कोई और नाइट्रोजन ले ले, आर्म की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। तो आर्म की वैल्यू एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, बट इफ एलिमेंट इज चेंज्ड देन आर्म आल्सो चेंजेस, ठीक है। जबकि राम की बात करें तो राम जो होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है, राम इज वेरिएबल फॉर ए फिक्स्ड एलिमेंट, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि तुम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो। तो रेफरेंस चेंज करोगे तो मास भी मतलब चेंज हो जाएगा, तो ये वेरिएबल हुआ, चेंज होता रहता है, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला। राम इज वेरिएबल फॉर ए फिक्स्ड एलिमेंट, एक फिक्स्ड एलिमेंट के लिए राम की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, बट आर्म की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। तो यहीं पर करते हैं इसका आज का क्लास खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल की डेफिनेशन के साथ कि व्हाट इज मोल, मोल होता क्या है, ठीक है, मोल को कैसे डिफाइन करते हैं। उसमें फिर जैसे हम लोग राम आम पढ़े, वैसे वहाँ गाम आएगा एक, ठीक है। तो गाम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ये सब स्टडी करना पड़ेगा वहां पर। और गाम को हम लोग बोल सकते हैं कि कंपेयर करेंगे राम के साथ और आम के साथ, ठीक है। तो आम, राम और गाम ये तीनों मिल जाएंगे वहां पर, और जो भी हम लोग अभी तक सीखे हैं उसको थोड़ा और एक लेवल अप करने वाले, ठीक है। ग्राम एटम्स की बात भी करेंगे। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, वहां पर आगे बात होगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।